नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद श्रेया। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस, जो कि जेनेटिक्स और एवोल्यूशन का एकदम मास्टरमाइंड है। हाँ, और दोस्तों आज की ये क्लास ना एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, नीट और सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल। और इस वीडियो में हम ना बहुत ही डीपली और सिनेमैटिक तरीके से समझेंगे कि कैसे एक सेल खुद को डिवाइड करके नया जीवन बनाती है। इस वीडियो को देखने के बाद सेल डिवीजन के सारे मॉलिक्यूल्स और साइंस को लेकर आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सेल डिवीजन का नाम सुनते मुझे तो हमेशा थोड़ा डर लगता था, पर अभी जो मास्टरमाइंड वाली बात कही गई ना, उससे मेरी क्यूरियोसिटी अब सच में बहुत बढ़ गई है। मतलब आखिर बॉडी लेवल पर डीएनए के अंदर ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती हैं? वही तो हमारा आज का मेन मिशन है। हम देखेंगे कि सेल किस तरह से इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को बिना किसी गलती के आधा बांट लेती है। ये जानना सच में एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं और देखते हैं पहली स्लाइड में क्या है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार 3D फिगर दिख रहा है। ध्यान से इस विजुअल को देखिए। एक चमकता हुआ डीएनए किसी चाबी की तरह एक सेल के बड़े से लॉक को खोल रहा है। वाओ, ये विजुअल तो सच में काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। पर ये लॉक और की का कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल लॉक की फोटो नहीं है, ये बायोलॉजी का सबसे बड़ा सीक्रेट दर्शाती है। मियोसिस सच में इवोल्यूशन और जेनेटिक्स की मास्टर की है। इसका मेन काम है प्लॉइडी को 2n से आधा करके n करना। अच्छा, प्लॉइडी को 2n से n करना। और इसमें जो टोटल डीएनए कंटेंट होता है उसका क्या होता है? हाँ, तो जो डीएनए कंटेंट है ना, उसे ये प्रोसेस 4c से 1c तक नीचे ले आता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी है। प्लॉइडी का मतलब तो समझ आता है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, पर हम इसको 2n से n क्यों कर रहे हैं आखिर? अगर सेल अचानक से अपना डीएनए मटेरियल हाफ ना करे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आएगी? बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मेल और फीमेल दोनों अपने पूरे 2n क्रोमोसोम्स अगली जनरेशन को पास कर दें, तो नए जीवन के पास फॉरेन क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, है ना? एग्जैक्टली। और उसकी अगली जनरेशन में वो 8n हो जाएंगे। इस तरह तो सेल के अंदर इतना सारा डीएनए रखने की जगह ही नहीं बचेगी। ओह, मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा उस पॉइंट पर। बिल्कुल, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने एक रूल बनाया कि पहले मटेरियल को हाफ करो और फिर उसको जोड़ो। एग्जाम अलर्ट के रूप में ये जानना बहुत जरूरी है कि मायोसिस एक साथ नहीं होता। तो क्या ये अलग अलग फेजेस में होता है? हाँ, ये 2 हिस्सों में बटा होता है। मियोसिस 1 एक रिडक्शनल डिवीजन है, जहां क्रोमोसोम सच में आधे होते हैं, और मियोसिस 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है, जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब मियोसिस 1 में हाफ और 2 में इक्वल। गॉट इट। अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड मियोसिस की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज के बारे में है, जिसे हम प्रोफेज 1 कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर 5 चारणों का एक बड़ा सा 3D डायग्राम दिख रहा है मुझे, जिसमें क्रोमोसोम्स अपना आकार कंटिन्यूअसली बदल रहे हैं। हाँ, और ये जो आकार बदल रहा है ना, ये कोई रैंडम मूवमेंट नहीं है। ये असल में डीएनए मिक्सिंग की एक बहुत डीपली प्लान्ड मॉलिक्यूलर तैयारी हो रही है। पर इन 5 स्टेप्स का एग्जैक्ट सीक्वेंस याद रखना अक्सर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई आसान तरीका है इसका? बिल्कुल है। इसको याद रखने की एक टॉपर मेमोरी ट्रिक लिख लो सभी। लता जरा पानी दे दे। लता जरा पानी दे दे। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर इसे अप्लाई कैसे करें? देखो, बहुत सिंपल है। लता से लिप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पानी से पैकेटीन, दे से डिप्लोटीन और आखिरी वाले दे से डायकिनेसिस। वाह, ये तो सच में बहुत आसान है। अब ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलेगा। पर एक डाउट आता है यहाँ, क्या ये 5 स्टेजेस सभी में लगातार एक जैसी स्पीड से चलती हैं? यही तो सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। इनकी स्पीड बिल्कुल सेम नहीं होती। ह्यूमन oogenesis में, यानी महिलाओं में जब अंडे बनते हैं, तो कोशिकाएं प्रोफेज 1 की एक विशेष स्थिति में आकर रुक जाती हैं। इसे डिक्ट्यूटीन स्टेज कहते हैं। रुक जाते हैं मतलब एक पॉज लग जाता है वहां पर? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, ये सेल्स इस स्टेज में 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि कई दशकों तक रुकी रह सकती हैं। वेट, कई दशकों तक? यानी सालों तक सेल वहीं फ्रीज रहती है? बिल्कुल। जब तक एग रिलीज होने का सिग्नल नहीं मिलता, तब तक वो सालों तक उसी प्रोफेज 1 में फ्रीज रहती हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं और इन अर्ली स्टेजेस को डिटेल में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए देखते हैं।
अंदर क्या होता है? पहले लेप्टोटीन और जाइगोटीन को थॉरोली समझते हैं। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बिल्कुल पतले धागों की तरह दिखने लगते हैं और यहाँ सेल ना एक बहुत बड़ा रिस्क लेती है। कैसा रिस्क? एक स्पेशल एंजाइम होता है SPO11। ये एंजाइम डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक शुरू करता है, यानी डीएनए को तोड़ने लगता है। रुकिए, इस SPO11 वाली बात पर मुझे थोड़ा कंसर्न है। हमने तो हमेशा सुना है कि डीएनए का टूटना सीधे म्यूटेशन और कैंसर का कारण बनता है ना? हाँ, जनरल रूल वही है। तो एक नॉर्मल और हेल्दी सेल इंटेंशनली अपने खुद के डीएनए को तोड़ने का ये सुइसाइडल रिस्क क्यों ले रही है? यही तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा जादू है। सेल खुद को इंटेंशनली तोड़ रही है क्योंकि उसे पुराने जेनेटिक पैटर्न को तोड़कर कुछ नया बनाना है। ये SPO11 एक टोपोआइसोमरेज फैमिली का एंजाइम है। अच्छा, तो ये इंटेंशनल कट इसलिए लगाता है ताकि सेल का नेचुरल रिपेयर सिस्टम ऑन हो सके। एग्जैक्टली। जब डीएनए रिपेयर होने की कोशिश करता है तब वो अपने सामने वाले पार्टनर क्रोमोसोम से रिपेयर का टेम्पलेट मांगता है और इसी दौरान दोनों पार्टनर्स के बीच जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो जाता है। ओह, तो ये इंटेंशनली लिया गया रिस्क ही आगे चलकर वेरिएशंस लाता है। ये तो मास्टर स्ट्रोक है नेचर का। और इसके बाद आता है जाइगोटीन। यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का जोड़ा बनता है जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। अब इस 3D इमेज में देखो, ये बिल्कुल एक खूबसूरत फूलों के बुके जैसा लग रहा है। हाँ, वैसे सारे टीलोमेयर्स यानी क्रोमोसोम के किनारे एक ही सिरे पर जमा हो गए हैं इस पिक्चर में। सच में एक गुलदस्ते जैसा दिख रहा है। और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। जाइगोटीन स्टेज को ही एक्चुअली बुके स्टेज कहा जाता है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बुके स्टेज जाइगोटीन में होती है। डन, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये पैचिटीन के बारे में है, जिसे हम नेचर का वेरिएशन इंजन बता सकते हैं। इस 3D फिगर में देखो, क्रोमोसोम्स अब थोड़े मोटे हो गए हैं। हाँ, और क्लियरली विजिबल भी हो गए हैं पहले से। यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अपने डीएनए के हिस्सों की अदला बदली करते हैं, जिसे साइंटिफिकली क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे उन एक्स आकार के चमकते क्रोमोसोम्स को देखो। वो जो आपस में डीएनए एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो ग्लो कर रहे हैं। हाँ, इसको ऐसे समझो जैसे दो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स आपस में अपने सॉफ्टवेयर के कोड ब्लॉक्स स्वैप कर रहे हों, ताकि आने वाली जनरेशन के लिए एक नया और बेटर बग फ्री प्रोग्राम बन सके। ये प्रोग्रामर्स वाली एनालॉजी बहुत क्लियर है। मतलब दोनों का कोड मिलकर एक अपग्रेडेड वर्जन बना रहा है। क्या यही वजह है कि हम अपने माता पिता से थोड़े अलग दिखते हैं? एकदम 100%। क्रॉसिंग ओवर ही वो मैकेनिज्म है जो हमें यूनिक बनाता है, और यही मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेस भी है। पर यहाँ एक और एडवांस चीज होती है जिसे जीन कन्वर्जन कहते हैं। जीन कन्वर्जन, ये क्रॉसिंग ओवर से अलग कैसे है? कभी कभी डीएनए में ब्रेक तो लगता है, पर बिना क्रॉसिंग ओवर किए ही वो दूसरे स्ट्रैंड से सिर्फ सीक्वेंस कॉपी करके गैप भर देता है। यानी डेटा रीड हो गया पर एक्चुअल हार्डवेयर एक्सचेंज नहीं हुआ। अच्छा, मतलब कॉपी पेस्ट चल रहा है बिना एक्चुअली पार्ट स्वैप किए। ये तो काफी स्मार्ट सिस्टम है ना? अब चलते हैं 5वीं स्लाइड पर। यहाँ डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस को समझना है। पैचिटीन में दोनों क्रोमोसोम्स एक जिपर से जुड़े थे जिसे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो क्या वो जिपर इस स्टेज में खुलने लगता है? हाँ, डिप्लोटीन में आकर ये जिपर टूटने लगता है और क्रोमोसोम्स अलग होने की कोशिश करते हैं। पर इस इमेज में ध्यान से देखो, वो पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं अभी। हाँ, वो एक्स आकार के एक जॉइंट पर अभी भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? इस पॉइंट को चियाज़्माटा कहते हैं। ये वही फिजिकल क्रॉसिंग पॉइंट है जहां पर एक्सचेंज हुआ था। चियाज़्माटा, यानी जहां एक्चुअल कोड स्वैप हुआ वो हिस्सा अभी तक चिपका हुआ है। बिल्कुल। और जब हम अगले फेज यानी डाइकाइनेसिस में आते हैं तो ये चियाज़्माटा धीरे धीरे स्लाइड होकर क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड की तरफ खिसकने लगता है। इस शिफ्टिंग को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। और स्लाइड में दिख रहा है कि उन अलग होते हुए क्रोमोसोम्स का न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब हो रहा है। सही पकड़ा। न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने का मतलब है कि सेल अब फाइनल फिजिकल डिवीजन के मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड और इजी एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो स्टडी विद श्रेया को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ मिस ना करें। अब सर, आगे क्या होता है इस मैदान में? अब आगे बढ़ते हैं और एनाफेज 1 को देखते हैं। मेटाफेज 1 में किनेटोकोड्स एक ही पोल से जुड़ चुके थे, लेकिन जब एनाफेज 1 शुरू होता है तो मेन एक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स अलग होकर ऑपोजिट पोल्स पर खिंचने लगते हैं। पर इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्या होता है?
क्या वो भी टूट जाते हैं यहाँ? नहीं, यही तो मैजिक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ में ही रहते हैं। स्लाइड में वो चमकती हुई शील्ड दिख रही है, वो शुगोशीन प्रोटीन है। ये गार्डियन स्पिरिट की तरह कोहिसन प्रोटीन की रक्षा करता है ताकि क्रोमैटिड्स टूटकर अलग ना हो। रुकिए, सेल के दोनों एंड्स पर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो तो बहुत मैसिव फोर्स लगा रहे होंगे ना, तो ये शुगोशन नाम का बॉडीगार्ड उनको रोकता कैसे है? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, कोहेसिन ही वो फेविकोल है जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखता है। अगर कोहेसिन पर स्पिंडल फाइबर्स का फोर्स लग गया और वो टूट गया तो सिस्टर क्रोमैटिड्स यहीं पर अलग हो जाएंगे, है ना? हाँ, और फिर ये पूरा डिवीजन मियोसिस ना रहकर माइटोसिस बन जाएगा, जो कि एक टोटल फेलियर होगा। इसीलिए शुगोशन एक स्पेशल शील्ड बनाता है जिससे कोहेसिन पर इस फोर्स का असर नहीं होता। ओह, तो इसलिए शुगोशन इतना इंपॉर्टेंट है, वरना पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता। बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ा एग्जाम ट्रैप भी ध्यान में रखना। रेशम के कीड़े यानी बॉम्बेक्स मोरी में बिना क्रॉसिंग ओवर के ही विभाजन हो जाता है, जिसे अख्यासमेट मियोसिस कहते हैं। बिना क्रॉसिंग ओवर के? अख्यासमेट मियोसिस। ये रेशम के कीड़े वाला फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ हम मियोसिस 2 की बात करेंगे, जो लगभग पूरी तरह से माइटोसिस जैसा ही है। तो क्या इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन दोबारा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सेल के पास ऑलरेडी 2C अमाउंट में डीएनए मौजूद है और उसे आधा करके 1C पर लाना है, तो नया क्यों बनाएगी? स्क्रीन पर उन क्रोमोसोम्स को देखो जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स अब खींचकर अलग कर रहे हैं। मुझे ना एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है, एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के बीच में दोनों जगह तो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट एंड्स पर खींचे जा रहे हैं। हाँ, ये काफी कॉमन कंफ्यूजन है बच्चों में। तो दोनों प्रोसेसेस को अलग-अलग पहचानने का सबसे एग्जैक्ट मार्क क्या है? इनमें स्ट्रक्चरल फर्क कैसे देखें हम? ये सबसे बड़ा एग्जाम अलर्ट है। एनाफेज 1 में पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम यानी वो पूरा एक्स शेप एक साथ अलग होता है, पर एनाफेज 2 में क्या होता है? सेंट्रोमेयर कंप्लीटली बीच से टूट जाता है। अच्छा, यानी एनाफेज 2 में वो फाइनली बीच से टूटकर अलग-अलग हो जाते हैं। एकदम सही। और जब टीलोफेज 2 खत्म होता है तो हमारे पास परफेक्टली 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी फाइनली 4 सेल्स मिल गई। वाओ। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां हम साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन को समझेंगे। यहाँ प्लांट और एनिमल सेल के दोनों 3D इमेज दिख रहे हैं। पर प्लांट और एनिमल सेल्स का डिवीजन तो काफी अलग लग रहा है। हाँ, मेन फर्क उनकी बाउंड्री का है। प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेल वॉल होती है जो बहुत रिजिड होती है, वो पिचक नहीं सकती। इसलिए वहां अंदर गोल्जी वेसिकल आकर सेल प्लेट बनाते हैं और विभाजन अंदर से बाहर की ओर होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ये प्लांट सेल का लॉजिक तो क्लियर है, और एनिमल सेल की इमेज को देखकर लग रहा है जैसे किसी रस्सी से बाहर से बांधकर टाइट कर दिया हो सेल को। बहुत बढ़िया विजुअल एनालॉजी है ये। एनिमल सेल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की रिंग बाहर से सिकुड़ना शुरू करती है और एक संकुचन खांच बनाती है। इसमें झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ दबती है, जिसे सेंट्रीपिटल कहते हैं। ओह, तो प्लांट में अंदर से बाहर यानी सेंट्रीफ्यूगल और एनिमल्स में बाहर से अंदर यानी सेंट्रीपिटल। कितना क्लियर हो गया अब। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जहां कोशिका का रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर इंटेलिजेंस की बात करेंगे। रिमोट कंट्रोल मतलब कोशिका को आखिर कब डिवाइड होना है, इसका सिग्नल कहाँ से आता है? वही हम यहाँ MPF यानी मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर में देखेंगे। ये CDK1 और साइक्लिन B का एक कॉम्प्लेक्स होता है। पर तुम्हें याद है स्टार्ट में हमने मियोटिक अरेस्ट की बात की थी? हाँ, वही डिक्टोटीन स्टेज जहाँ सेल सालों तक रुक जाती थी। वो सिस्टम मेंटेन कैसे होता है और टूटता कैसे आखिर? देखो, मैमल्स में CMP का लेवल काफी एलिवेटेड रहता है, जो डिवीजन को रोके रखता है। पर यहाँ इस 3D फिगर में एक टूटते हुए मैकेनिकल ताले को ध्यान से देखो। हाँ, एक बड़ा सा लॉक ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। इसे कौन तोड़ता है? बॉडी में अचानक से LH हार्मोन का बहुत हैवी स्पाइक आता है। ये LH स्पाइक आते ही उस CMP के ताले को पूरी तरह तोड़ देता है और रुका हुआ मियोसिस फिर से शुरू हो जाता है। वाओ, एक सिंपल हार्मोन इतनी बड़ी सालों से रुकी प्रोसेस को अचानक ऑन कर देता है। नेचर सच में अमेजिंग है। अब आगे क्या है? अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और एक बहुत ही रोचक जेंडर गैप देखते हैं। ये स्लाइड जेंडर रिकॉम्बिनेशन गैप के बारे में है। स्क्रीन पर इन 2 मीटर्स को देखो। इन मीटर्स को देखकर तो लग रहा है कि महिलाओं में रिकॉम्बिनेशन की दर पुरुषों से काफी ज्यादा दिख रही है।
एवरेज इवेंट्स फीमेल में 42 यानी 42 है और मेल में सिर्फ 27 है। सही पढ़ा तुमने। ये एक क्लियर विजुअल डिफरेंस है दोनों जेंडर्स में। पर इतना डिफरेंस क्यों? महिलाओं में ही जेनेटिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है? एग्जाम अलर्ट के नजरिए से इसको ऐसे याद रखो कि ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का अर्थ है कि मातृ पक्ष यानी मैटरनल साइड से आने वाली जनरेशन में जेनेटिक विविधता अधिक आती है। नेचर ने फीमेल्स में डीप जेनेटिक मिक्सिंग की पावर इसलिए ज्यादा रखी है ताकि वेरिएशंस अच्छे से पास ऑन हो सके। समझ गए, यानी डाइवर्सिटी का मेन फ्लो मैटरनल साइड से ही ज्यादा बढ़ता है। बिल्कुल। अब चलते हैं 11वीं स्लाइड पर, जो एक क्लिनिकल ट्रैप है। यहाँ कोशिकाओं की उम्र बढ़ने पर क्या असर पड़ता है वो बताया गया है। इस चित्र में एक मेडिकल प्लस साइन बना है और क्रोमोसोम्स के चारों तरफ ना एक टूटी हुई रिंग दिख रही है। क्या ये वही कोहेसन है जिसके बारे में हमने बात की थी? सही पहचाना। उम्र बढ़ने के साथ साथ ना कोशिकाओं में इस कोहेसन प्रोटीन का क्षरण होने लगता है, यानी वो कमजोर होने लगता है। तो अगर बाइंडिंग प्रोटीन वीक हो गया तो डिवीजन के वक्त एक केओस हो जाएगा, है ना? क्रोमोसोम्स आधे आधे नहीं बांट पाएंगे ठीक से। एकदम परफेक्ट प्रेडिक्शन। कोहेसन वीक होने से क्रोमोसोम्स ठीक से अलग नहीं हो पाते और इस गलती को बायोलॉजी में नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। वेट, क्या यही नॉन डिसजंक्शन डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है, जो क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी होती है? एग्जैक्टली वही है। इसीलिए एग्जाम में मैटर को जब पूछा जाता है तो मैटरनल एज फैक्टर को हमेशा डाउन सिंड्रोम के जोखिम से जोड़कर समझाया जाता है। ये मेडिकल लिंक तो सच में माइंड ब्लोइंग था। अब अगली स्लाइड में क्या दिया गया है? अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां हमारा टॉपर्स मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ हमने माइटोसिस और मियोसिस को एक्चुअली बिल्कुल साइड बाय साइड कंपेयर किया है। लोकेशन की बात करें तो माइटोसिस तायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल्स में होता होगा, है ना? और मियोसिस हमारी जनन कोशिका में होता है। हाँ, और आउटपुट देखो, माइटोसिस एक्चुअली क्लोन्स बनाता है। उसका काम सिर्फ एग्जैक्ट कॉपीज बनाना है, जबकि मियोसिस हमेशा रिकॉम्बिनेंट्स बनाता है ताकि नए वेरिएशंस आएं। इस चित्र में प्रिज्म से गुजरकर रंगों में बंटते प्रकाश को देखो। प्रिज्म का प्रकाश, ये तो शायद इवोल्यूशन को ही दर्शा रहा है। लेकिन सर, मुझे इवोल्यूशन की आत्मा के बारे में एक सवाल है। विल्किंस और हॉलिडे की जिस थ्योरी का नाम यहाँ लिखा है, वो मियोसिस के ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करती है? ये बहुत डीप थ्योरी है। उन्होंने बताया था कि शुरुआत में जब जीनोम का साइज बढ़ रहा था ना, तो डीएनए में गलत हिस्सों का आपस में फ्रीली जुड़ने का खतरा बढ़ गया, जिसे एक्टोपिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। इस गलत मिक्सिंग को रोकने के लिए ही मियोसिस डेवलप हुआ था। अच्छा, मतलब शुरू में ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था जो आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेरिएशंस का मेन इंजन बन गया। बिल्कुल सही। अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं, जो हमारा प्रीमियम स्मार्ट समरी है। यहाँ स्क्रीन पर इस चमकते हुए सुनहरे स्क्रोल को देखो, जिस पर सारे जादुई हाई यील्ड फैक्ट्स एक जगह पर हैं। इसमें लिखा है कि मियोसिस की सबसे पहली खोज ऑस्कर हर्टविग ने की थी और ये नाम फार्मर और मोर ने दिया था। ये तो पक्का एग्जाम में आएगा। हाँ, और इसमें spo11 प्रोटीन के डीएनए तोड़ने और डिक्टियोटीन स्टेज का क्विक रिकैप भी है। पर इस डिस्कशन को रैप अप करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ तुमसे। हाँ बिल्कुल, पूछिए। हमने समझा कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, तो अगर वो आधे हो ही गए तो सेल दोबारा डिवीजन में क्यों जाती है? मियोसिस 2 की जरूरत ही क्यों पड़ी नेचर को? शायद इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम्स तो आधे हो गए थे, पर हर बचे हुए क्रोमोसोम के पास अपना डबल मटेरियल था अभी भी। उनकी सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी जुड़ी हुई थीं। एकदम सॉलिड एनालिसिस। सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक्चुअल में अलग करने और डीएनए की मात्रा को एग्जैक्टली 2C से 1C तक लाने के लिए ही मियोसिस 2 की इतनी जरूरत होती है। तभी जाकर आखिर में परफेक्टली 4 अलग हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं हमारे पास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने मियोसिस के उन सारे स्टेप्स, क्रॉसिंग ओवर की केमिस्ट्री और उसके जेनेटिक महत्व को पूरी डिटेल में समझा। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली एवोल्यूशन को चला रही है और हमारे अंदर नई जेनेटिक वेरिएशंस ला रही है। मुझे तो आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है। दोस्तों, अगर आज का ये डिटेल्ड वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पर हाँ, जाने से पहले आपके दिमाग में एक थॉट देकर जा रहा हूँ। कैसा थॉट? इन सब मॉलिक्यूलर मशीनरी को समझने के बाद सोचिए, अगर हम भविष्य में इन ओसाइट्स में
डिग्रेड होने वाले कोहेसिन प्रोटीन को किसी मेडिकल इलाज से हमेशा के लिए फ्रीज या रिपेयर कर दें, तो क्या हम डाउन सिंड्रोम जैसे सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आने वाली जनरेशन्स में नेचुरली खत्म कर पाएंगे? वाओ, ये तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। फ्यूचर साइंस में शायद ये पॉसिबल भी हो जाए। इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।